और आपकी सवालात भी हम शामिल करते हैं। इस सेगमेंट का दौरानिया 12 बजे से लेकर 1 बजे तक है। आप शो में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल करना चाहते हैं, कॉल्स आपकी बिल्कुल लेंगे 0321366003 पे। अगर फेसबुक यूज़ करें तो आपने आना है ZUFM 98.2 के पेज पे, या फिर RJ हुमैरा सदफ के पेज पर भी आ सकते हैं। शो की ऑडियो स्ट्रीमिंग के साथ साथ आप वीडियो स्ट्रीमिंग भी सुन पाएंगे दुनिया भर में कहीं भी। और 25 फरवरी जो है आने वाला है जनाब, और 25 फरवरी होता है कॉकलियर इम्प्लांट डे। और ये क्या होता है, इसकी अवेयरनेस के हवाले से आज हम एक प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद है, नाम है उनका डॉक्टर राबिका अमानुल्लाह। कंसल्टेंट हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। हमारे साथ पहले भी 3 शोज़ कर चुकी हैं, और जब भी शोज़ किए बहुत मज़ा आया इनके साथ शो करके, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू। उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम एक नया मौजू है, सुनने वालों के लिए भी यकीनन नया है ये, और ये लफ्ज़ भी बड़ा एक मुश्किल है जो नए सुनने वाले हैं, जिनको नहीं पता कि कॉकलियर इम्प्लांट क्या है। क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को ये बताया जाए कि कॉकलियर इम्प्लांट है क्या। कॉकलियर इम्प्लांट एक्चुअली एक डिवाइस होती है जो कि उन बच्चों को लगाई जाती है जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, जी जिनको सुनने में कोई दिक्कत होती है, और जो बिल्कुल पैदाइशी तौर पे या फिर उम्र के किसी टाइम पे आके बिल्कुल सुनने से महरूम हो जाते हैं। उनके साथ हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसके थ्रू वो सुन सकते हैं। वो उस डिवाइस का नाम होता है कॉकलियर इम्प्लांट। हेयरिंग एड्स के बारे में तो लोगों को पता होता है कि हेयरिंग एड्स क्या है और हेयरिंग एड्स कैसे होते हैं, लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में अभी भी हमारे सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है। और जी उसका एक और रीज़न ये भी है कि कॉकलियर इम्प्लांट एक्चुअली सर्जिकल प्रोसीजर होता है और सर्जरी के थ्रू लगाया जाता है, और जी वो सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग ज़रा उससे कतराते भी हैं कि जहाँ सर्जरी की बात आती है ना, कि बच्चे जी की सर्जरी करानी पड़ेगी, तो लोग उससे ज़रा कतरा जाते हैं कि सर्जरी नहीं करवाते, हेयरिंग एड ही लगवा देते हैं। जी लेकिन हम अब इस बारे में आगे बात करते हैं कि कॉकलियर इम्प्लांट के रिजल्ट्स हमारे कितने अच्छे रहते हैं। जी और क्या कहते हैं, हमारी सोसाइटी में तो नहीं, लेकिन बाहर के ममालिक में तो ये वाली चीज़ पैदा होता है, उसी वक्त ही उन्होंने टेस्ट किया, पता चला कि बच्चा सुन नहीं सकता, तो 1 से 2 साल के अंदर अंदर उस बच्चे को कॉकलियर इम्प्लांट लग जाता है, और वो बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी गुजारता है जी जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ठीक है। और उसको कोई महरूमी, कोई वो किसी भी चीज़ से उसे गुजरना नहीं पड़ता। तो जी ये एक मेडिकल एडवांसमेंट है जो कि हमारी उसमें आई है, जो कि एक सर्जिकल एडवांस है। और अब तो बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पे कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरीज होने लगी हैं। जी तो अब हम उसके ऊपर, अब हमारा वो यही था कि इंटरनेशनल कॉकलियर इम्प्लांट डे के ऊपर हम लोगों को इस चीज़ की आगाही दें कि कॉकलियर इम्प्लांट से कितने बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनसे बचा जा सकता है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आपने भी हेयरिंग ऐड की बात की, लेकिन आमतौर पे हमने ये सुना है, जो हम बचपन से देखते आए हैं, और हम मोस्टली एक्सपीरियंस है कि जब बच्चा सही सुन नहीं पाता या उसको सुनने में मसाइल हैं, तो हेयरिंग ऐड का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें हेयरिंग एड में और कॉकलियर प्लांट में जो ज़्यादा डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस जो है, वो सुनने वालों को आप बताइए। देखिए, हेयरिंग एड जो होता है ना, वो आप किसी भी दुकान के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे आप अपनी हेयरिंग की रिपोर्ट दिखाते हैं, वो जी आपको उसी हिसाब से प्रोग्राम करके हेयरिंग एड्स दे देता है। ठीक है। कॉकलियर इम्प्लांट जो होता है वो पूरी एक सर्जरी होती है। कान के पीछे बाकायदा एक कट लगा के वहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक रिसीवर लगता है जिसके थ्रू बच्चे को सुनाई देना शुरू करता है। जी ठीक है। जो आवाज़ होती है वो करंट की फॉर्म में ब्रेन को जा रही होती है, और उसके हिसाब से बच्चा सुन रहा होता है। सही। तो सुनने में तो ये बहुत लगेगा कि बहुत शायद तकलीफदेह हो बच्चे के लिए, लेकिन हमने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है, और हम लोगों ने हेयरिंग एड से बहुत बेहतर रिजल्ट्स उन बच्चों की स्पीच के, लैंग्वेज के देखे हैं, जिनको हेयरिंग एड से इतना फ़र्क नहीं पड़ा जी जितना कॉकलियर इम्प्लांट से पड़ा।
जब सर्जरी की बात आती है तो हमारे एक पाकिस्तानी माइंड सेट है कि थोड़ा सा वो खौफजदा हो जाते हैं, और ख़ासकर बिल्कुल जब ये बच्चों के हवाले से हो कि बच्चे की सर्जरी होगी और कान के पीछे कट लगेगा और फिर कुछ उसमें इम्प्लांट किया जाएगा, तो ये कितना तकलीफदेह होता है और इसका कितना अरसे में ये ठीक होता है, जो कट लगता है और जो निशान है और जो उसका पेन है वो कितने अरसे में रिकवर करता है बच्चा? देखिए, जो ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि एक ईएनटी करता है, जी क्या कहते हैं, 2 घंटे की सर्जरी होती है। जी 2 घंटे की सर्जरी के अंदर वो उसका इलेक्ट्रोड और क्या कहते हैं उसका जो मैग्नेट होता है वो लगाते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, कट जो है वो 45 डेज़ के अंदर अंदर हील कर जाता है, और 45 डेज़ के अंदर अंदर डिवाइस को एक्टिव कर दिया जाता है। अच्छा, पहले डिवाइस लगाई जाती है और फिर उसको एक्टिव किया जाता फिर है। उसको एक्टिव किया जाता है, अच्छा क्योंकि जो अंदर लगाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमीटर लगाया जाता है। अच्छा। और ठीक है, तो उसका जो रिसीवर है वो बाद में लगता है। जब अच्छा सर्जिकली जो आपका वो है वूंड है वो हील कर जाता है ना, जो जी जख्म हील कर जाता है, जी जी। उसके बाद फिर लगाया जाता है। अच्छा, जब हम हेयरिंग एड भी लगाते हैं उसमें भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा, उसमें तो खैर वॉल्यूम का एक होता है कि आपने ज़्यादा किया या कम किया, और कम किया, अगर ज़्यादा है तो हल्की सी भी पिन ड्रॉप भी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा सुनाई बहुत देगी। ज़्यादा सुनाई दी। अच्छा, और इसमें क्या होता है? इसमें ये वाली चीज़ होती है कि इसमें आप मैपिंग्स करते हैं, और जी मैपिंग के अंदर जो है आप करंट का थ्रेशोल्ड बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर ये वाली चीज़ आती है कि आहिस्ता आहिस्ता आप आराम आराम से जो है ना बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से आप मैपिंग करते जाते हैं, ताकि बच्चे को भी कोई मसला ना हो। और बच्चा जब सेटल हो जाता है, हम एक टेस्ट करके देखते हैं जिसको एडेड ऑडियोमेट्री कहते हैं, जी और वो उस टेस्ट के अंदर हम यही देखते हैं कि क्या वो नॉर्मल बच्चों की तरह से उसने सुनना शुरू कर दिया है, या नॉर्मल जो जिस तरह से हमें आवाज़ आ रही है, क्या उसको भी उसी लेवल पे आवाज़ आ रही है। अगर उसको भी उन्हीं लेवल्स पे आवाज़ आ रही है तो फिर उसकी स्पीच और लैंग्वेज के अंदर हम खुद ही देखना शुरू कर देते हैं सही कि माशाल्लाह से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगती है। सही। लेकिन इस सब का प्रोसीजर जो होता है ना, लोग ये समझते हैं कि सर्जरी करवाई है तो बस अब ये लग गई डिवाइस, स्विच ऑन हो गया, अब बस बच्चा बोलने लगेगा। जी ठीक है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं होती। यहाँ पे ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे का स्विच ऑन हो रहा है ना, वो उसकी ज़िंदगी का पहला दिन है जिस बिल्कुल। दिन से वो सुनना शुरू शुरू कर करेगा, रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और बच्चा जो पैदा होता है वो माँ के पेट से सुनता हुआ आता है। जी ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल 4 साल के बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट करा रहे हैं, या आप 2 साल के बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट करा रहे हैं, तो जिस जी। दिन आपने स्विच ऑन कराया ना, वो उसकी ज़िंदगी का पहला दिन है जब उसने सुनना सुनना शुरू 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 किया। किया। राइट। तो अब फिर जब एक बच्चे को बोलने में, पहला लफ्ज़ बोलने में 1 साल लगता है, तो वो इसी तरह से कॉकलियर इम्प्लांट के साथ भी यही होता है कि बोलने में ग्रेजुअली टाइम लगता है। ग्रेजुअली टाइम लगता है। लेकिन वो लोगों का पर्सपेक्टिव ये होता है कि क्योंकि सर्जरी हुई है तो बस अब ये बोले, जी डिवाइस लग गई है तो अब ये बोले। तो वो ये वाली चीज़ का माइंडसेट और ये वाली चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी अच्छा, होता ये है। बात भी तो जहन में नहीं रहती पेरेंट्स के कि बच्चा जो बचपन से बोलता है वो इसलिए बोलता है कि वो सुन रहा है, वो सुन वो रहा है। इर्द गिर्द आपके साउंड सुन रहा है, माँ की आवाज़ सुन रहा है, पानी को मम बोलते हैं, दूध को दूधू बोलते हैं, वो सुन रहा है तो वो रिएक्ट कर रहा है। अब एक बच्चा जिसने कुछ सुना ही नहीं है वो कैसे बोलेगा, क्योंकि उस सुनने से वो उसको पता ही नहीं है क्या होता है। उसको काफिर है। अच्छा, जब ये आपकी जो आप बता रही हैं कॉकलियर इम्प्लांट आप कर देते हैं और फिर 45 डेज़ या 40 डेज़ के बाद वो डिवाइस एक्टिव करते हैं, तो फिर बच्चों की बाकायदा मेरा ख्याल थेरेपीज होती होंगी, उसके बाद सेशंस। बिल्कुल बिल्कुल स्पीच थेरेपी के सेशंस होते हैं, और बाकायदा ऑडिटरी ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। जिसपे हम उनको सुनना और आवाज़ों के ऊपर रिएक्शन देना सिखाते हैं। सही। कि ये जो आवाज़ है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉक कर रही हूँ तो वो इस चीज़ को समझे कि ये जो आवाज़ थी ये नॉक की आवाज़ थी। अगर मैंने सीटी बजाई है तो ये सीटी की आवाज़ थी। सही। या मैंने मुंह से अगर फॉर एग्जांपल उस बच्चे का नाम लिया है तो ये उसका नाम है। ठीक है। इसकी पहचान हमें करानी पड़ती है, एक एक चीज़ की आपको वो कराना पड़ता है। फिर ये माँ की आवाज़ है, ये बाप की आवाज़ है, जब ये आवाज़ आएगी तो माँ के पास जाना है, जब ये आवाज़ आएगी तो बाप के पास जाना है। एक एक चीज़ की आपको ट्रेनिंग करानी होती है। सही। तो इसका तकरीबन जो दौरानिया होता है सिखाने का, तकरीबन वो 2-3 साल का होता है, लेकिन उसके अंदर हम रिजल्ट्स बहुत तेज़ी से देखते हैं। सही। इतने अच्छे रिजल्ट, मतलब हम लोगों को माशाल्लाह से हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं कि बच्चा 1 साल के ऊपर पूरे पूरे जुमले भी बोलने लगा।
और वो ज़बरदस्त। सारी चीजें भी करने लगा। लेकिन उसमें यही वाली चीज है कि पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व्ड हैं उस सब के अंदर, जी। और बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्योंकि बच्चा सीखता कहाँ से है? माँ बाप के बोलने से और घर के घर के माहौल से। माहौल से। तो वो जब तक घर का माहौल ऐसा नहीं होगा कि जहाँ से वो सीखे, वहां जी। से वो नहीं होगा। अच्छा, जब आप ये करते हैं इम्प्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट, उसके बाद पेरेंट्स को भी कुछ होना चाहिए ना कि उनकी भी क्लासेस हों, यानी उनको भी एक तरह से गाइड किया जाए कि आपने किस तरह से बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है बोलने की या रिस्पॉन्ड करने की आवाज़ों के ऊपर। बिल्कुल। होती है। हम लोग यहाँ पे ज़ियाउद्दीन के अंदर ख़ास तौर से बाकायदा एक ऑब्जर्वेशन गैलरी बनी हुई है, जी। जहाँ पे ना सिर्फ आप बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हैं, बल्कि आप सुन सकते हैं कि पेरेंट्स के साथ, वो बच्चे के साथ थेरेपिस्ट काम क्या किस बात तरह है। कर रहा है और क्या बात कर रहा है। जी। तो जब वो आप सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं और आप सब कुछ देख रहे होते हैं, तो आप सीख रहे होते हैं। बिल्कुल और ऐसे फिर ही। हमारी जिम्मेदारी है, हम तो बैठे ही इसीलिए हैं कि हम यहाँ पे सिखाएं लोगों को जी। कि माँ बाप, क्योंकि बच्चा हमारे पास आता है आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, हफ्ते में 2 दफा आ जाएगा, जी। लेकिन ज्यादातर टाइम तो वो अपने माँ बाप के साथ गुजार रहा बिल्कुल है। सही तो कहा जब आपने। तक माँ बाप को नहीं सीखेंगे कि बच्चे को किस तरह से वो करना है, जब तक आगे कोई काम नहीं नहीं हो चल सकता। पाएगा। चलिए जनाब, सुनने वालों को बता दें जी कि आज हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस अबाउट इंटरनेशनल कॉकलियर इम्प्लांट। ये क्या होता है, डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया। ये एक डिवाइस होती है जो उन बच्चों के कान में लगाई जाती है जो पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम होते हैं। इसके लिए एक छोटा सा सर्जिकल ऑपरेशन कह लीजिए या सर्जिकल प्रोसेस है ये, और फिर उस डिवाइस को एक्टिव किया जाता है 40 या 45 डेज़ के बाद, और बच्चा को ग्रेजुअली कुछ ट्रेनिंग्स के बाद, स्पीच थेरेपीज़ के बाद वो सुनने लगता है और सुनने के काबिल हो जाता है। और साथ साथ ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं, स्पीच थेरेपी के सेशंस होते हैं, पेरेंट्स को भी बताया जाता है। तो अगर आपका समाज के हवाले से कोई भी सवाल है या आपके घर में, आपके इर्द गिर्द या आपके रिश्तेदारों में कोई शख्स ऐसा है जिसको समाज के मसाइल हैं, तो अगर डॉक्टर साहिबा से आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड, जो सिर्फ समाज से रिलेटेड हो, यानी रिलेवेंट क्वेश्चन हो आज के टॉपिक के हवाले से, आप कॉल कर सकते हैं 0321 366 0303 पे। फ़ोन लाइन्स मैं ओपन कर देती हूँ आपके लिए, लेकिन बराए मेहरबानी रिलेवेंट कॉल्स कीजिएगा और जो सवाल आपके होंगे आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये कौन डिसाइड करता है डॉक्टर साहिबा कि ये जो बच्चा है जो आया है इसको कॉकलियर इम्प्लांट ही होगा, या जो हेयरिंग ऐड होते हैं कुछ लोग तो उससे भी सुनने लगते हैं, तो ये बिल्कुल। डिसाइड एक डॉक्टर करता है? कैसे असेसमेंट होती है इसकी? ये जो है ना, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक जी। पूरा पैनल होता है जो कि डॉक्टर्स का बैठता है, जो कि डिसाइड करता है, जिसके जी। अंदर पीडियाट्रिशियन होता है, आपका क्या कहते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट होता है जो कि आपका हियरिंग टेस्ट वगैरह कर रहा होता है, जी। नाक कान का डॉक्टर होता है जो कि एक्चुअली सर्जन होता है जिसने डिवाइस डालनी होती है। ठीक है। तो वो सब आपकी सारी रिपोर्ट्स देखी जाती हैं। रिपोर्ट्स देखने के बाद कि आपके कान का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं है, क्या डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर ये डिसाइड करके और फिर उसके बाद वो किया जाता है। इसमें स्पीच थेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम सबसे पहले ये करते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास आता है उसको कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी, क्योंकि हमारे यहाँ कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी जो है वो रेंज करती है तकरीबन 30 लाख से लेके 45 लाख तक। जी। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ अस्पताल हैं जो कि कर रहे हैं, जी। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि हो, जिसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, लोगों को प्राइवेटली ज़्यादा कराने पड़ते हैं। तो वो फिर इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जी। कि हम उसको समझे कि वो एक स्पीच थेरेपिस्ट देखे और समझे कि कितना ज़रूरी है। अगर इस बच्चे का हेयरिंग एड से ही फ़ायदा हो जाता है इसको, तो फिर हम उसको कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ नहीं नहीं करते। डालते। ठीक है जी, कॉल्स आ रही हैं डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर राबिका अमानुल्लाह हमारे साथ हैं जी, और कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। कॉलर हैं, पहले देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन हमारे साथ? भाई रेडियो सेट से आप बहुत करीब हैं, तो इसलिए आपकी कॉल हमें ड्रॉप करनी पड़ी है। आप जब रेडियो सेट के करीब होते हैं तो जब कॉल करते हैं तो इस तरह की डिस्टॉर्शन की आवाज़ हमें महसूस होती है। तो जब आप कॉल करें रेडियो बिल्कुल अपना कम्प्लीटली ऑफ कर लें। मज़ीद कॉल्स लेंगे 0321 366 0303 पे। एक और कॉलर हैं, डॉक्टर साहिबा से कोई सवाल है आप ज़रूर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ? बात कर रहा हूँ। सज्जाद साहब, कोई सवाल है डॉक्टर साहिबा से? जी जी, क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक है।
अच्छा, उस भतीजे की उम्र क्या है? 6 साल है। चले, मैं आपकी अभी जवाब लेती हूँ डॉक्टर साहिबा से। हमारे साथ एक कॉलर थे, नाम मैं इनका समझ नहीं सकी अनफॉर्चुनेटली। वो कह रहे हैं सज्जाद साहब। कि सज्जाद, मुझे भी सुनाई दिया लेकिन मुझे कुछ और लगा जब दोबारा उन्होंने रिपीट किया। अच्छा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उनका भतीजा है, 6 साल उसकी उम्र है, उसको सुनाई नहीं देता सही से, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि उसका सबसे पहले एक हेयरिंग टेस्ट कराया जाए, ताकि ठीक हमें है। पता चले कि उसकी हेयरिंग में क्या मसला है ठीक है। और किस तरह का उसका हेयरिंग लॉस है, क्योंकि हेयरिंग लॉस की टाइप्स होती हैं। जी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल उसको क्या कहते हैं, उसकी नर्व में कोई मसला है जिसकी वजह से वो नहीं सुन पाता, तो हमारा ट्रीटमेंट ज़रा डिफरेंट होगा। और अगर उसके फॉर एग्जांपल कान में कचरा है जिसकी वजह से वो नहीं सुन पाता, जी। तो फिर हमारा ट्रीटमेंट ज़रा डिफरेंट होगा। तो ठीक है। सबसे पहले तो ये वाली चीज़ है कि उसका हेयरिंग टेस्ट हो, ताकि हमें पता चल सके कि क्या चीज़ है जिसका फिर हम उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर तो सकें। डॉक्टर साहब, एक आम बंदा जिसको उसके घर में ऐसे बच्चे हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको सुनने में मसाइल आ रहे हैं, वो कैसे इस बात उनको ये गाइड करें कि जब हियरिंग में इश्यूज हैं वो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? ईएनटी स्पेशलिस्ट? नहीं, वो सबसे पहले जो जाएंगे वो जाएंगे समात के डॉक्टर के पास, यानी कि ऑडियोलॉजिस्ट के पास। ऑडियोलॉजिस्ट के पास? ठीक जी, है। ये बड़ा ज़रूरी है बताना। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता यही है कि वो पीडियाट्रिशियन और ईएनटीज के पास जा रहे होते हैं। वो कान देख के कह देते हैं कि जी कुछ नहीं है और कोई मसले मसाइल नहीं है जी, थोड़े अरसे में बोलने लगेगा। लेकिन वो जो सुन नहीं पा रहा होता, वो टेस्ट करके आपको ऑडियोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि ठीक है। बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। ठीक है जी, एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, अपने सवालात भी हम करते रहेंगे, साथ साथ कॉल्स भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम बताइएगा। जी मैडम, ठीक है। अच्छा, सवाल क्या है आपका डॉक्टर साहिबा से? हेलो। अच्छा, मैं मेरा एक कान जो है कम सुनाई दे रहा है। आपके एक कान से कम सुनाई देता है, दूसरे कान में बिल्कुल ठीक सुनाई देता है? कम सुनाई देता है आवाज, मतलब कम तो थोड़ा दोनों कानों से? हाँ जी, ये कान से कान एक कान से। अच्छा, और ये कितने अरसे से आपको मसला है? मतलब कम सुनाई देता है, मतलब क्यों सुनाई दे रहा है, कभी काम इंसान को कैसे लिख रहा है, लेकिन बटन पे करता है। अच्छा। जब बटन बेटा होता है तो दूसरा अच्छा, आपकी उम्र क्या है और आपका पेशा क्या है? आप कॉल कर रहे हैं मेरे भाई, बताइएगा आपकी उम्र कितनी है और आप क्या काम करते हैं? अच्छा, इनकी कॉल में भी काफ़ी डिस्टॉर्शन है, तो कॉल हम ड्रॉप कर देते हैं और हम इनको मशवरा दे देते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं नहीं दिखाया। दिखाया। सबसे पहले तो ये वाली चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कम सुनाई दे रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो है ना किसी डॉक्टर को दिखाइए और पता करें कि बहुत दफ़ा ये वाली चीज़ होती है कि कान में मैल बहुत ज़्यादा जम जाता है, जी। जिसकी वजह से भी सुनाई देना काफ़ी कम हो जाता है। तो अक्सर बेशतर वो कान की सफाई करते हैं, तो उसी से ही बहुत बेहतरी आ जाती है। लेकिन सबसे पहले ये वाली चीज़ है कि आप जब तक दिखाएंगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये एक मिथ होता है, वो ये कहते हैं कि एक बार अगर कान की हमने सफाई करवा ली तो फिर तो ये हमारा रेगुलर का एक रूटीन बन जाएगा कि हमें हर महीने ये काम करना पड़ेगा। ये बहुत से लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, ये मेरा अपना ख्याल नहीं है। तो आप ऐसे लोग जो उनके जहन में ये मिथ है या ये बात आ चुकी है, कैसे इसको क्लियर करेंगे आप? देखिए, ये वाली चीज़ बिल्कुल गलत है कि आपने अगर एक दफ़ा आपने कान साफ करा लिया तो आपको बार बार हर महीने कान साफ कराना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये वाली चीज़ ज़रूर है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कानों में कॉटन बड्स डाल डाल के अगर आप अपने कानों की सफाइयाँ करते हैं ना, तो बहुत चांसेस हैं कि आप जो कान का मैल है ना उसको अपने जगह से आगे पुश कर दें और वो फंस जाए वहाँ। या फिर ये भी होता है कि बहुत दफ़ा रुई फंस जाती है, तो उससे क्या होता है कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी कहीं पे भी जाके फंसती है तो क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वाली चीज़ है कि आप कान जो है अगर आपने साफ़ करने हैं खुद से, अगर आप कान साफ़ कर रहे हैं, जब आप नहा के निकले तौलिया लीजिए, अपनी उंगली उसके अंदर डालिए और उसको बस आगे आगे से साफ कर लें। आपको अंदर तक घुसा के सफाई करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत अच्छा, नहीं उन है। लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो अगर उनको जो भी चीज़ मिल जाती है अवेलेबल हो, जो अब चाबी हो
या वो कागज का नोट हो उससे घुमा के वो बनाकर उसे काम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वो इसका यही वाली चीज है ना, अगर खुदा ना खास्ता उस पर कोई ऐसी चीज हुई जिससे इन्फेक्शन हो गया, तो आपका छोटा सा मसला था, आपने उसको खुद ही बड़ा कर बड़ा दिया। कर लिया, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहबा हमारे साथ हैं, हम कुछ कमेंट भी देख लेते हैं कौन कौन कमेंट्स कर रहे हैं। फैजान रफ़ीक सुन रहे हैं, अयाज अली कल होड़ो सुन रहे हैं, मज़र अब्बास साहब आपको सलाम दे रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। वेला दुकानदार एक आईडी है वो सुन रहे हैं, नाइस शो कहते हैं। सज्जाद हुसैन मलिक साहब कहते हैं कि बेटा जी आपकी बहुत ही काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम डॉक्टर साहिबा को वेलकम करता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिल रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। बिलाल अख्तर साहब हैं, कह रहे हैं आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। ज़हीर अहमद और रिजवान रिजवी और शाहजहान जलबानी सबको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कान के अंदर कम सुनाई देने की वजह आम तौर से क्या होती है, ये सवाल है शाहजहान जलबानी का। देखिए, कान के अंदर कम सुनाई देने की एक वजह तो जो मैंने आपको बताई वो ये बताई कि बहुत दफ़ा ये वाली चीज़ होती है कि कान के अंदर वैक्स जमा हो जाती है, जिसकी वजह से कम सुनाई देता है। दूसरा ये वाली चीज़ होती है कि हम अब हेडफोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हेडफोन्स के इस्तेमाल की वजह से बहुत दफ़ा हमारी जो नर्व होती है ना वो डैमेज हो जाती है, ऐसे ही है। जिसकी वजह से, क्योंकि और हेडफोन्स भी हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हम फुल वॉल्यूम पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब हेडफोन्स इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है अगर आप उसका वॉल्यूम हल्का रखें, ठीक है। तो अब वो वाली चीज़ है। तो कान के अंदर आपके एक चीज़ पड़ी हुई है, उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो वो नर्व के ऊपर बार बार डैमेज करे उसको और उससे नर्व वीक हो जाती है। तो जब वो नर्व वीक हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर यही वाली चीज़ होती है कि आपको सुनाई कम देने लगता है। तो इसका और एज के साथ साथ ये आप अपने घर में भी देखेंगे बुजुर्गों के अंदर के वक्त के साथ आप देखेंगे कि वो ऊंचा सुनने लगते हैं जी। ठीक है, उसका रीज़न भी यही वाली चीज़ होती है कि वक्त के साथ इस अमल को प्रेसबाइक्यूसिस कहते हैं जी। जिसके अंदर होता यही है कि नर्व वीक हो जाती है जी। तो सुनने में दिक्कत शुरू हो जाती है। ठीक है। तो वो टीवी की वॉल्यूम बहुत तेज करके सुनेंगे या आप कुछ बोले तो वो कहेंगे हैं क्या कहा, दोबारा कहना पड़ता है और उससे आप क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, लेकिन उस सामने वाले के लिए सोचे कि वो किस अजियत में है जी, बिल्कुल कि उसको आवाज ही नहीं आ रही कि आपने उससे कोई बात की और उसने सब कुछ मिस आउट कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को वो करें कि सही है, ठीक है, अगर आपको कान में कम सुनाई दे रहा है तो हम तो सजेस्ट ये करते हैं कि हर साल आपके कान का टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि आप जहाँ और टेस्ट कराते हैं और स्क्रीनिंग्स कराते हैं वहाँ पे कान का टेस्ट कराना बहुत लाजमी है। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं, डॉक्टर राबिका अमानुल्लाह हैं, कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। आपका अगर कोई रिलेवेंट क्वेश्चन है समात के हवाले से या आपके घर में कोई ऐसा जो समात से महरूम है या जो सुन नहीं पाता, अब वो पैदाइशी है या बाद में ये इशू हुआ है, तो आप डॉक्टर साहिबा से मिल सकते हैं। और कैसे मिल सकते हैं ये भी हम पूछेंगे, कब किस वक्त ज़ियाउद्दीन में ये होती हैं हम इनसे जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन कॉल्स का सिलसिला भी जारी है, आपकी कॉल्स लेते रहेंगे। डॉक्टर साहिबा, ये जो कॉकलियर इम्प्लांट है ये किसी भी उम्र में हो सकता है? कॉकलियर इम्प्लांट बिल्कुल किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। देखिए, जो उम्र के साथ साथ आपकी ना सीखने की सलाहियत कम होती चली जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा है जो कि पहले सुनता था जी। और उसके बाद फिर उसकी सुनवाई ख़त्म हो गई, उसको अगर आप कॉकलियर इम्प्लांट करें तो उसको इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो कि 7-8 साल का हो गया है और उसका आप कॉकलियर इम्प्लांट करा दें तो आप ये समझे कि वो सीख लेगा। आप सोचे अपनी ज़िंदगी के 7 साल उसने इशारों में कम्युनिकेट किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसके लिए इशारों को छोड़ना, उसकी पहली लैंग्वेज जो है वो साइन लैंग्वेज बन चुकी है जी। उसको छोड़ना और दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आती ज़रूर है लेकिन वो बहुत स्लो होती है। तो वो रिजल्ट वैसे नहीं होते जितनी जल्दी इम्प्लांट हो उतने अच्छे रिजल्ट आते जैसे आपने अभी कहा अपनी गुफ्तगू में कि जो बुजुर्ग हैं उनकी नर्व्स जो होती है, वो नर्व है जो सुनाई देने का सबब बनती है, वो वीक हो जाती है। तो ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं उनको कॉकलियर इम्प्लांट हो सकता है? उनका भी कॉकलियर इम्प्लांट हो सकता है। उसके साथ साथ ये वाली चीज़ है कि उनको बहुत दफ़ा ये वाली चीज़ होती है कि उस लेवल तक का हेयरिंग लॉस नहीं होता,
ठीक है। कॉकलियर इम्प्लांट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये वाली चीज़ ज़रूरी है कि कॉकलियर इम्प्लांट उस सूरत में होता है जब आपका हेयरिंग लॉस प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस हो, यानी कि ओके। 105 से ऊपर का हो, ठीक है। तो उसमें आपका कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है। सही। डॉक्टर साहबा, रिकवरी का जब भी कोई पेशेंट कोई भी ऑपरेशन करवाता है या सर्जरी कराता है तो पहला सवाल उसका डॉक्टर से ये होता है या उसके जहन में होता है, अगर वो ना भी पूछे, कि रिकवरी का जो टाइम है वो कितना होगा कॉकलियर इम्प्लांट के बाद? रिकवरी का पीरियड जैसे मैंने आपको बताया, सर्जरी से रिकवरी का पीरियड जो है वो 45 डेज होता है। जी। उसके बाद जो है वो आपकी डिवाइस स्विच ऑन कर दी जाती है और उसके बाद जो है वो सीखने का अमल शुरू हो जाता है। और सीखने का अमल जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 साल चलता ही चलता है। अच्छा, और उसके बाद वो प्रॉपर बातचीत वो करने लगता प्रॉपर है और बातचीत सुनने लगता है। सुनने लगता कॉलर हैं, एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी है। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी। मैं खानादोर से बात कर रहा हूँ। आपका सुनता रहता हूँ आपका प्रोग्राम हमेशा। बहुत शुक्रिया जी। फोन किया, मेरे मेरे कान में पानी निकलता है, डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, लेकिन पानी जो है ना मुस्तकिल बहता है, मतलब कान से निकलता रहता है और वो कान से बाहर निकल के जम जाता है। किस अच्छा। डॉक्टर को तो फिर मैं दिखाया? सफाई करता रहता हूँ, लेकिन 2-3 दफा दिखाया डॉक्टर को, लेकिन वो यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पानी बिल्कुल वाइट वाइट निकलता है और लेसदार होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, और पहले इसमें अपना नाम बताएं और फिर ये बताएं आपने किस डॉक्टर को दिखाया अभी तक? मैंने दिखाया था डॉक्टर नासिर को। अच्छा, वो क्या क्या है, मतलब ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, ऑडियोलॉजिस्ट ये हैं? कान नाक कान के हैं। अच्छा, नाक ईएनटी स्पेशलिस्ट है। ठीक है, ठीक है। जी जी। चलें, हम ऑफ एयर अगर आपका जवाब लें, और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस यही है इसका जवाब। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। खारिश बहुत होती कान में, खारिश। अच्छा, खारिश भी है, ठीक है। हम ऑफ एयर जवाब देते हैं इनका, और हम जब तक एक दफ़ा नंबर अनाउंस कर दें, ताकि हो सकता है कि ये अभी रेडियो पे सुन रहे होंगे तो शायद ये अभी हमें थोड़ी देर बाद सुनना शुरू करें। तो जनाब, ZU FM 98.2 आप सुन रहे हैं। शो है आपका अपना नया दिन नई बात, हुमैरा सदफ के साथ। सेगमेंट है क्लिनिक ऑनलाइन। डॉक्टर राबिका अमानुल्लाह हैं, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। पहले भी हम तकरीबन 3 या 4 शो इनके साथ कर चुके हैं, सारे ही बड़े औसम थे। और हेयरिंग एंड स्पीच थेरेपी के हवाले से ही तमाम शोज़ की आज एक नया टॉपिक लाए हैं हम, चूँकि 25 फरवरी को है कॉकलियर इम्प्लांट डे। ये क्या हो रही है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो इसको नहीं जानते कि कॉकलियर इम्प्लांट है क्या। तो चलें अब हम जवाब लेते हैं उन साहब का जिन्होंने हमें खारादर से कॉल की है कि पानी निकलता है और ख़ारिश भी होती है। डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है, चूंकि उन्होंने दिखाया है ENT स्पेशलिस्ट को। पहले तो आप इनको ये बताएं किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे तो ENT के पास ही जाएंगे। ठीक है। और कान के अंदर सबसे पहले जो है ना इनका एक टेस्ट होता है जिसको हम ऑटोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कान के अंदर कोई पर्दे में कोई छेद तो नहीं हो गया है। ठीक है। कि क्योंकि बहुत दफ़ा ये वाली चीज़ होती है कि जब खारिश हो रही होती है ना तो आप चाबी से या उससे वो कर रहे होते हैं तो कान का पर्दा जो होता है ना वो फट जाता है, डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज हो जाता है तो उससे पानी आना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो वो जो ये लेसदार पानी कह रहे हैं वो हो सकता है कि ये वो वाली चीज़ हो। तो मेरा वो ये मशवरा यही होगा कि किसी और ENT सर्जन को दिखाएं ताकि वो ऑटोस्कोपी करके इनको प्रॉपर्ली देखे कि इनके क्या वजह है कि कान में से इस तरह से पानी आ रहा है। चलें जी, आपको जवाब आपको मिल चुका है सर। एक और कॉलर है, देख लेते हैं ये कौन है, क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम बताइएगा। फजल हुसैन। मेरे भाई, कोई सवाल है डॉक्टर साहिबा से? मैं डॉक्टर साहब से बात पूछना चाहती हूँ। ये दोनों कान चाहिए। जी जी। 100% दे रहे हैं। मुझे डैमेज करना है दोनों कान। नहीं, ऐसे करता हूँ कि सुनाई में ना दे चाहिए। सुनाई ना दे आपको, ऐसा आप चाहते हैं? क्यों? ये मोटे बातें सुनता हूँ, सब झूठे लोग, इससे सुनाई नहीं दे तो वो आता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अच्छा, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ, डॉक्टर साहिबा भी देंगी। पहली बात तो मुझसे अगर आप पूछेंगे तो पहले तो मैं कहूँगी इररिलेवेंट कॉल थी, रिलेवेंट नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि एक अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है और आप कह रहे हैं कि ये नेमत मुझसे छिन जाए, ये तो एक बहुत ही बड़ी, कहते हैं, नाशुक्री है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही कि कोई बीना शख्स जो देख सकता हो और वो ये दुआ करे कि अल्लाह करे मैं अंधा हो जाऊँ, नाउजुबिल्ला। तो ये अल्लाह ताला ने आपको अगर समात दी है, ये सुनने की सलाहियत दी है, तो इसके पीछे अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी। आप उस हिकमत से शायद बेखबर हैं।
दुनिया में तो हर कोई झूठ बोल रहा है, तो आपका इसमें किरदार क्या होगा? आपका किरदार ये होगा ना कि आप सच फैलाएं। अगर एक बंदा या 2 बंदे या 4 बंदे सच बोलना शुरू करेंगे तो माशरा ठीक हो सकता है। बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे ऐसा अगर कोई प्रोसेस है तो फिर आप इनसे मिल लीजिएगा। और अगर ये ऐसा भी कुछ करती हैं प्रोसेस या थेरेपी कि आप, इनका डॉक्टर्स का काम तो होता है कि ख़राब चीज़ों को ठीक करना और जो मर्ज़ है उसको ठीक करना, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, परेशानियां पैदा नहीं करते डॉक्टर्स। वैसे राबिका साहिबा क्या कहेंगी बिल्कुल। आप? नहीं, वैसे सिर्फ एक दिन की कहानी है, आप अपने कानों के अंदर रुई ठूस लें और उसके बाद आप सारा दिन गुजार के देखें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी नेमत है। जी। कितना मुश्किल होता है कि जब आवाज़ सही नहीं आ रही होती। हमने अपने, जब हम पढ़ रहे थे और वो था, तो हमारी एक टीचर थी, उन्होंने हमसे एक एक्सपेरिमेंट करवाया था। तो उन्होंने वो ये करवाया था कि हमें हेडफोन्स पहनवा दिए थे एक दिन के लिए, जी। और वो पूरा दिन हम हेडफोन्स पहने रहे थे और उस पे हल्की सी वॉइस थी, नॉइस थी जो उन्होंने छुड़वा दी थी, और सबसे हमें बात भी करनी थी, हमें अपने काम भी करने थे, सारी चीज़ें करनी थी। और हमारे लिए लोगों से बात करना और उनकी बात समझना जितना मुश्किल होता गया सारे दिन में, कि आखिर तक ये वाली चीज़ हो गई थी कि हम अपने अपने सारे स्टूडेंट्स, मेरा पूरा बैच जो था वो सब अपने अपने कमरों में चला गया था कि हमें किसी से बात नहीं करनी। जी। जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तब हम बाहर निकलेंगे। जी। तो एक सेल्फ आइसोलेशन में चला जाता है बंदा। और अक्सर औकात कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों को बंद नज़ला होता है, उनके कान बंद हो जाते हैं, तो कितनी तकलीफ, कितनी इरिटेशन होती है। मतलब जो घर में बुजुर्ग होते हैं बाकायदा वो इरिटेट होते हैं, उनका दिल चाहता है कि सामने वाले को या मार दें अगर समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा आता है। तो खैर चलें, इनकी रिलेवेंट कॉल थी। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम रेडियो पे कॉल करें फिर फिलोसफर बन जाएं कि हमें फिलोसफी भी आती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका फजल साहब, बहुत अच्छा टाइम वेस्ट किया आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगला सवाल ये डॉक्टर साहबा, लोगों के जहन में ये होता है कि ये जो इम्प्लांट हम करवा रहे हैं, इसके बाद जब हम सुनना शुरू करेंगे तो वो सुनना, जो साउंड होगा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम नेचुरल सुनते हैं पैदा होने के बाद, या उसमें कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होंगे? बिल्कुल, देखिए, जो नेचुरल चीज़ है ना उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है ना उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। तो जो आवाज़ होती है, हमने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया जिनकी एक उम्र उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने अपना कॉक्लियर इम्प्लांट कराया। जी। तो वो यही वाली चीज़ कहते थे कि ये आवाज़ वो आवाज़ नहीं है जो हम सुना करते थे। अच्छा। ठीक है, तो हम उनसे ये कहते थे कि ये वो आवाज़ हो भी नहीं सकती क्योंकि आप एक डिवाइस के थ्रू सुन रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये वो आवाज़ हो ही नहीं सकती। तो ये थोड़ी सी एक इलेक्ट्रिकल आवाज़ होती है, रोबोटिक नहीं होती, लेकिन अच्छा। थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है। तो उसके अंदर जो है ना, इसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत दफ़ा ये वाली चीज़ होती है कि वो कहते हैं कि ये वो आवाज़ नहीं है जो हम सुना करते थे। तो आवाज़ के अंदर वो डिफरेंस होता है, लेकिन बच्चों के लिए अंदर ये वाली चीज़ आप नहीं देखते क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अगर कोई पैदाइशी नहीं सुन रहा और उसको आप कॉक्लियर इम्प्लांट लगाए तो उसने तो सुनी ही वही आवाज़ है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको उसके लिए इतना बड़ा चेंज नहीं नहीं है। लेकिन वो जिन्होंने पहले सुना होता है और उसके बाद खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से उनका हेयरिंग लॉस हो जाए और उन्हें फिर कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाना पड़े, उन्हें ये वाली शिकायत हमने ज़रूर देखी है कि वो इसको कंपैरिजन बहुत करते हैं। तो हम यही वो करते हैं कि नेचुरल चीज़ का आप नेमल बदल नहीं ढूंढ सकते। इवन आप अगर एक दांत आपका खराब हो जाए और उसको आप फिलिंग करवा लें तो वो भी आपके असल दांत का नेमल बदल नहीं है। कवर्स भी आप लगवाते हैं और जब दांत वो चला जाता है रियल तो फिर हम शुक्र करते हैं उस दांत का। तो जो चीज़ जब नहीं रहती है, हमारे लोगों में बड़ा, ये पाकिस्तानियों में और मुस्लिम्स में ज़्यादा है ये कि जब चीज़ छिन जाएगी, जैसे 5 उंगलियां हैं तो कभी हमने शुक्र नहीं करना, और जब एक खुदा ना खास्ता किसी हादसे में कट गई तो हम कहेंगे या अल्लाह मेरी एक उंगलियां आपने ले ली। तो बस ये एक नाशुक्री का एलिमेंट बहुत है हमें। जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी जल्दी जो है हम ये मसाइल और तकलीफ़ों से निकलेंगे। डॉक्टर साहबा, कि जो जितने भी आपने इम्प्लांट किए हैं कॉक्लियर इम्प्लांट, अब तक कितने केसेस हैं जो वो सक्सेसफुल रहे हैं, या क्या परसेंटेज है एटलीस्ट के कितने % केसेस सक्सेसफुल होते हैं इस इम्प्लांट के बाद? देखिए, कॉक्लियर इम्प्लांट का सक्सेस जो है ना वो डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है और आपके पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हैं। ठीक है। आपके जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं, आपको स्कूल से क्या हेल्प मिल रही है, क्या मदद मिल रही है, लोग कितना आपको अलाउ कर रहे हैं।
अगर वो वाली सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाती है, वो सारी चीज़ें हो जाती है, तो हमने माशाल्लाह से, मतलब मैंने अपने टेन्योर में जितना अरसा मैंने काम किया है उस पर मैंने बाकायदा देखा है कि अराउंड 70% जो हमारे केसेस थे वो बहुत सक्सेसफुल रहे, और उन्होंने बहुत जल्द बोलना भी शुरू किया और बहुत जल्द उन्होंने वो करना शुरू किया। लेकिन हम लोगों ने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिनका इम्प्लांट हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि भाई इसको निकाल दे, हम अच्छा। इसको मैनेज नहीं कर सकते। ओह अच्छा, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। चलिए, कॉल्स भी आ रही हैं। कॉल्स में पहले अपने सवाल हम मुकम्मल कर लें जो ज़रूरी हैं, फिर हम कॉल्स भी ले लेंगे। अच्छा, कितना टाइम लगता है जब एक बच्चा, आपने वैसे बता दिया गुफ्तगू में, तफसीली अगर आप बताना चाहें कि कॉकलियर इम्प्लांट के बाद जब बच्चा बोलना सीख ले और फिर वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर ले, वो बच्चा जो पैदाइशी, आपने कहा था 3 साल 3 का साल। मोबेश लगता है, ठीक है। चलें, ये जवाब भी मिल गया। अच्छा, इस बात का डिसीजन कौन लेता है कि बच्चे को कॉकलियर इम्प्लांट ही करना है? इस बात का डिसीजन जो है वो एक ऑडियोलॉजिस्ट और एक ईएनटी सर्जन करता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो ही टेस्ट करते हैं, वही एक्सरे और एमआरआई चेक करते हैं, वही वो सारी चीज़ें करते हैं, और वही सबसे बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं कि इस बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक कॉलर ले लेती हूँ मैं, देखती हूँ कौन है ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अयान बात कर रहा हूँ कराची से। अयान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मेरे प्रोग्राम सुन रहा था तो डॉक्टर साहिबा से पूछ लूँ मैं। जी जी। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा से, ये सीटी जो बजती है कानों में, और मेरे बाद सीटी बजती है, सीटियाँ बजती है, और जब मैं बात करता हूँ तो मेरी आवाज मुझको जैसे भोंपू वाला सारन होता है ना, जी। वैसी आती है। ये दोनों कानों में मसला है अयान साहब? जी बेटा। अच्छा जी, ठीक है, मैं बिल्कुल पूछती हूँ आपके लिए इसका जवाब। बहुत शुक्रिया, आप रेडियो पे सुनिएगा हमें, हम आपके लिए जवाब ले रहे हैं। इनके जवाब से पहले हम ये जवाब ले लेते हैं, जब तक कि दोबारा रेडियो ट्यून करते हैं। मैं थोड़ा सा डिले करती हूँ कि वो जिसने सवाल किया है वो सुन सके कि जो कॉकलियर इम्प्लांट है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। यानी जब आप इम्प्लांट कर रहे हैं ये कान के अंदर सर्जरी के बाद, तो ये कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? देखिए, कॉकलियर इम्प्लांट के अंदर जो है ना, जो मेजर चीज़ होती है जो कान के अंदर डल जाती है, जो कि सर्जरी के लिए डल जाती है, वो एक इलेक्ट्रोड डल जाता है जिसके थ्रू करंट पास होता है, और एक मैग्नेट पड़ जाता है जो कि आपका एक्चुअली रिसीवर होता है। ठीक है, ट्रांसमिटर होता है। ठीक है, बाहर उसका जो है कॉइल होता है जो कि रिसीवर होता है। फिर उस पर एक माइक्रोफोन होता है और पूरा एक प्रोसेसर डिवाइस होती है जो कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल साउंड, जो आपको साउंड मिल रही है उसको इलेक्ट्रिकल से कन्वर्ट करके आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई दे सके। तो वो होती है, और उसके साथ एक बैटरी होती है। अच्छा, ये बैटरी क्या चार्जेबल होती है? इसको चार्ज करना पड़ता है? बिल्कुल, बैटरी चार्जेबल होती है। जैसे रोज रात आप अपना मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं, वैसे ही आप रोज रात में उसकी बैटरी को चार्ज पे लगाते हैं। अच्छा। और चार्ज पे से निकालते हैं और उसके बाद उसको आप लगा लेते हैं। हम कहते ये हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे ही बच्चा सो रहा है, सोते से उठाएं उसे, तो आप उसको डिवाइस लगा के उसका नाम लेके उठाएं। अच्छा, ठीक है। ताकि बच्चा आवाज सुन के उठे। ये नहीं कि आपने उसे हिला के उठाया और फिर उसके बाद आपने उसको डिवाइस पहनाई, वो आवाज सुन के उठे। तो वो जो एक्सपोजर होगा, वो सारी चीजें जो होंगी, वो इसके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बैटरी की लाइफ कोई वो भी होती है, गारंटी भी होती है, या कितना लाइफ होती है उसकी, कितना अरसा चलती बिल्कुल, है? ये सारी जो चीजें होती है इनकी वारंटी होती है, और इनकी वारंटी 1-1 साल की होती है। ठीक है, फिर हमें तब्दील करना पड़ता है फिर उसको? उसके बाद ये वाली चीज होती है कि वारंटी में तो चीज चल गई, लेकिन उसके बाद फिर आगे जाके अगर खुदा न खास्ता कोई मसला आ जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको उसको तब्दील करना पड़ता है। तो कितनी बड़ी नेमत है ये समात। समात कितनी बड़ी नेमत है, गुफ्तगू से आज पता चल रहा है। वैसे भी पता है, लेकिन जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं कि एक बैटरी आप लेंगे, उसको चार्ज करेंगे, उसकी वारंटी भी है 1 साल की, और फिर आप सुन सकेंगे। कुछ लोग सुनने के लिए इतनी तकोदो करते हैं, और कुछ ऐसे भी जो कह रहे हैं कि हमें सुनना नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पूरा इसको ऑपरेट करने का, इस पूरे इम्प्लांट को, एक क्योंकि ये एक डिवाइस है, इसको एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस डॉक्टर साहिबान जो है पेशेंट को या उसकी फैमिली को समझाते हैं यकीनन? बिल्कुल। अब हम बल्कि हम पूरा कंसेंट लेते हैं सर्जरी से पहले, तो उसके अंदर हम पूरा का पूरा उनको एक्सप्लेन करते हैं कि सर्जरी में होगा क्या, और उसके बाद फिर सर्जरी के बाद क्या होगा, आपको कितने साल तक आना पड़ेगा, आपकी जो डिवाइस होगी उसके क्या पार्ट्स होंगे, आपको क्या क्या चीजें दी जाएंगी, आपको उसका ख्याल किस तरह से रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एकदम ये वाली चीज के जी बस करा लो क्योंकि हो रहा है,
तो करा लो वाली चीज़ नहीं हो सकती। जी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको लेनी होती है। तो जी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको समझे कि ये क्या क्या होने क्या वाला है। सही। तो वहाँ पे जो है ना, जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है, बल्कि हम तो इसमें साइकोलॉजिस्ट को भी बीच में डालते हैं कि साइकोलॉजिस्ट भी जो है वो एक्सप्लेन करे कि भाई आप इस सर्जरी की तरफ जो जा रहे हैं जी इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं जो कि आपको आगे इसको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर और शामिल करते हैं, होपफुली लास्ट कॉलर होंगे ये, क्योंकि अच्छा टाइम तो है, कॉल्स ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी उमेरा बहन, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सवाल। सवाल ये कि पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। जी सुलेमान बलोच, मधु बोर्ड, कराची से। सुलेमान बलोच भाई, खुशामदीद कहते हैं आपको। डॉक्टर साहिबा से सवाल करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब को भी सलाम मेरा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मेरा बेटा है शेरियाल, तकरीबन 22-23 साल का है। वो जरा जबान उसकी जो है ना सही बात नहीं कर सकता है और कान भी उसके बहुत भारी है। तो तकरीबन 2004 में मैंने इसको बकई मेडिकल में दिखाया। कहता है कि ये 150% सुन सकता है, बाकी नहीं सुन सकता है। ठीक है, आगे इसके लिए क्या करना चाहिए? चलें सुलेमान बलोच साहब, अभी थोड़ी ही देर में आप अपना रेडियो अच्छा, ऑन करें। एक और बात बहन, एक और बात है। जी जी पूछिए। बाकी सब कुछ जो है ना उसके जहन में है। हाँ, जी जी, सिर्फ ये कान से थोड़ा ये कि थोड़ा कान इसके भारी है। यानी वो ज़हीन है, बाकी चीज़ें समझता है लेकिन कानों का इशू है। बहुत शुक्रिया सुलेमान बलोच भाई, थैंक यू सो मच। ये जवाब देने से पहले हम अपना आखिरी सवाल लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनेशनल कॉकलियर इम्प्लांट डे के। देखिए, एक्चुअली हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर कोक्लियर इम्प्लांट की अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमारे यहाँ लोग सर्जरी का नाम सुन के बहुत दफ़ा पीछे हट जाते हैं। जी और बहुत दफ़ा ये वाली चीज़ होती है कि जब तक उन्हें पता चलता है उस वक्त तक बच्चे की उम्र निकल चुकी होती है। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा एक्चुअली इंटरनेशनल कॉकलियर इम्प्लांट डे बनाने का रीज़न ही यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस अगर की जाए कि इस डिवाइस से क्या हो सकता है और क्या जी बेहतरी आ सकती है। तो ठीक है, इसलिए जो है एक 25 फेब को इंटरनेशनल कॉकलियर इम्प्लांट डे बनाया जाता है सही। और उसके अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाई जाती है। अच्छा, अब हमारे जो कॉलर थे सुलेमान बलोच भाई, 22 साल का उनका बेटा है। डॉक्टर को जब दिखाया तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ 150% यानी 150% सुन सकता है, और बोलने में भी उसको थोड़े से मसाइल होते हैं, स्पीच के मसाइल भी हैं। तो क्या आप उनके सजेस्ट क्या करेंगी? मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि उनके एक कान के अंदर सुनने में बहुत मसला आ रहा है जिसकी वजह से उनकी स्पीच पे भी अफेक्ट पड़ रहा है। जी मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि उनका कान का टेस्ट कराने के बाद अगर उनको हेयरिंग एड की ज़रूरत है जी तो सबसे पहले उनको हेयरिंग एड लगवाया जाए ताकि वो साफ सुनेंगे तो साफ बोलेंगे। जब तक साफ बिल्कुल सुनेंगे नहीं, जब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई साफ बोलेगा। बिल्कुल सही। असल में उनको सुनने में मसाइल हैं। डॉक्टर सुनने में साहबा बहुत अच्छे आप जवाबात दे रही हैं माशाल्लाह, इन्फॉर्मेटिव, और लोगों को बताते चलिए। डॉक्टर राबिका अमानुल्लाह हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहबा ये भी बता दें कि आप ओपीडी में कब कब होती हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, आपके डेज क्या हैं, टाइमिंग्स क्या हैं, अगर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? मैं होती हूँ मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सुबह 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक। मंडे टू थर्सडे सुबह 9 बजे से 4:30। 9 से 4:30 बजे तक डॉक्टर साहिबा होती हैं। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर को दिखाना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा को और एनालाइज करवाना चाहते हैं कि क्या मसला है, तो आप बिल्कुल शामिल हो प्रोग्राम में भी हो सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं और इनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। कॉलर एक और है, देख लेते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एजाज जलबन बात कर रहा हूं, कराची से। एजाज हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल पूछिएगा। सवाल बहन मेरा ये है कि कान में रुक रुक के आवाज का आना, यानी कि ये तकलीफ ना, जी और आवाज का देर से आना, ये यानी तकलीफ हो सकती है। ये भी सवाल है आपका ना। अच्छा, मैं बिल्कुल पूछती हूँ। कान में आवाज़ का रुक रुक कर आना, ये एक तकलीफ उन्हें है, तो ये इस हवाले से क्या करें?
रुक रुक के आने से क्या मुराद है? मेरा जो सवाल होगा वो ये होगा कि कान में किस तरह से आवाज आ रही है, जैसे कि कुछ मतलब कुछ साउंड गुफ्तगू करते हुए एक लफ्ज आ रहा है, आ फिर रहा बीच है में और गैप फिर आ रहा है बीच और में, फिर तो आवाज आ रही फिर है। इसका मतलब यही है कि आपको हेयरिंग लॉस है, जिसकी वजह से अच्छा, ये वाली चीज है कि आप मिस आउट कर रहे हैं हियरिंग लॉस इंफॉर्मेशन। शुरू हो गया है, हेयरिंग लॉस शुरू हो गया है, तो इसके लिए जिसकी क्या? वजह से आप मिस आउट कर रहे हैं अल्फाजों को, ठीक है। और आपको ये लग रहा है कि जैसे रुक रुक के आवाज आ रही है। एक और कॉलर है, इनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, नाम बताइएगा। सदाकत अली। मेरे भाई, सवाल है कोई डॉक्टर साहिबा से आपका? हमारे पड़ोस में एक गूंगा और बहरा है, हम्म मतलब बोल भी नहीं सकता है और सुन भी नहीं सकता है। हम्म तो अगर सुनाई देने से चले, मैं सवाल आपका समझ गई। इनके पड़ोस में एक शख्स है जो इनका पड़ोसी है, वो गूंगा भी और बहरा भी है। जाहिर है वो दोनों चीज़ें, अब वो ज़ाहिर सुन नहीं सकता तो बोलेगा कैसे वो? अक्सर लोग होते हैं गूंगे नहीं होते, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जब वो सुन ही नहीं रहा कुछ तो क्या बोलेगा वो? तो जब वो उसने कोई बोलेगा भी साउंड बोलेगा भी? बोलेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसने कोई लफ्ज़ ही नहीं सुना तो आज वो तक। कैसे बोलेगा? वो कैसे बोलेगा? उसके लिए तो लफ्ज़ एक कोई है ही नहीं ना है ही नहीं, कि उसने कुछ बोलना है। बच्चा तब बोलता है जब वो सुनता है। सुनता है। तो असल में हो सकता है कि वो गूंगा ना हो, सिर्फ बहरा हो, सुनने का मसला हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर साहिबा यकीनन यही कहेंगे कि वो किसी डॉक्टर से किसी कंसल्ट करें डॉक्टर से सबसे और पहले तो इसका कंसल्ट एनालाइज करें, होना चाहिए। एनालाइज होना चाहिए रिपोर्ट। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। मोहम्मद अदील बात कर रहा हूँ, लियारी लियारी से। मोहम्मद अदील साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या फरमाएंगे, क्या सवाल है आपका? मेरी बहन, मेरा सवाल ये है कि मेरा 8 माह का बच्चा है, उसके कान में से पीप निकलते, दोनों कान में से। ठीक है। ENT को दिखाया मैंने, वो कह रहे हैं कि वो नज़ले की वजह से होता है। तो आई डोंट नो, आप मुझे सही बता सकती हैं प्लीज? चलें, ज़रूर मैं आप और फिर अभी आपका जवाब लेते हैं डॉक्टर साहिबा से। जी, आप भी कॉल कर सकते हैं 0321। शायद मैं कोई एक कॉल ले लूँ, चूँकि 12:56 हो चुके हैं। प्रोग्राम भी अख्ताम की तरफ ऑलमोस्ट रवां दवां है हमारा। और आखिरी सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा इसलिए गुफ्तगू करती हूँ कि कॉलर दोबारा रेडियो सुनने लगे। तो 8 माह का बच्चा है और कान से पीप निकलती है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शायद नज़ला है, या उनके डॉक्टर ने उनको ये कहा है कि शायद ये वजूहात हो सकती हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हो सकता है कि नज़ला हो, लेकिन मेरा फिर भी रिकमेंडेशन यही होगा कि कान में से अगर कुछ भी बाहर आ रहा हो ना, जी, तो बहुत ज़रूरी है कि उसका रीज़न हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या रीज़न है। ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि नज़ले की वजह से है, तो क्या नज़ले की वजह से उसके कान बंद हो रहे हैं, उसके कान में कोई छेद तो नहीं हो गया जिसकी वजह से आ रहा हो, कोई मसले मसाइल, और उसको उसका हेयरिंग टेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि उसको कोई सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि जिनके कान बहते हैं जी, उनको आगे जाके सुनने में मसले मसाइल दुश्वारी हो होती सकते हैं। है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी। 12:57 है। अगर इस दौरान कोई एक कॉल आ गई जो हम ले सके तो हम ज़रूर शामिल करेंगे। कमेंट हुआ रिलेवेंट तो जी वो भी हम शामिल कर लेंगे। डॉक्टर राबिका मानुल्लाह हमारे साथ हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होती हैं मंडे टू थर्सडे 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। आप इनसे मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी मसला है, आपकी कॉल आज नहीं मिल पाई, आपका कमेंट नहीं शामिल हो पाया, कोई मसला नहीं है, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आखिरी कॉलर है, देख लेते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नाम बताइएगा। जी, मैं सबिया बात कर रही हूँ कराची से। वो डॉक्टर साहिबा से पूछना है कि मेरे भाई है ना, वो तकरीबन 22-23 साल के, बचपन में वो सुनते थे, लेकिन अब वो तकरीबन 8-9 साल के थे तब से उनका सुनना बंद हो गया। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? जी, बहुत दिखाया। लोगों ने आले दिए थे, आले लगाए, तो वो कहता है कि शोर बहुत होता है, इनसे दिमाग में सुनाई नहीं देता उनसे। अच्छा, चलें, मैं आपका जवाब बिल्कुल लेती हूँ। आखिरी कॉल थी सबिहा की। जी डॉक्टर साहिबा। देखिए, ये बहुत कॉमन है कि जब हेयरिंग एड लगाए जाते हैं, तो हमने इस बारे में बहुत बात की थी, पहले भी बात की थी बिल्कुल। कि हेयरिंग एड में शोर बहुत आता है। ऐसे ही। तो वो ये वाली चीज़ जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को आदत होती है। तो वो यही वाली चीज़ है कि जैसे उस पर पंखे की आवाज़ भी बहुत ज़ोर से सुनाई देगी, वो सारी चीज़ें होंगी। तो वो यही है कि जब तक वो कान में आले लगाएंगे नहीं, जब तक उनको सुनाई देगा नहीं, और जितना देर वो करते जाएंगे आले लगाने में, उतना उनका हेयरिंग लॉस बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। जाएगा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। लिसनर्स को बताते चलें कि हमारे साथ ही डॉक्टर राबिका अमानुल्लाह कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। अगर आपको समाज से रिलेटेड कोई भी मसला है आप इनसे मिल सकते हैं। मंडे टू थर्सडे ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होती हैं, सुबह 9 से 4:30 बजे। आप जब भी चाहें कंसल्ट करें। कोई आपका बच्चा है घर में, बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है या कोई भाई है, तो अगर आप चाहें कोई भी मसाइल हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं और एनालाइज करवा सकते हैं कि आखिर मसला क्या है। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह बहुत अच्छा शो रहा, बड़ा स्मूथ रहा। हमेशा आपसे बड़ा स्मूथ शो रहता है, ऐसा लगता है कि गुफ्तगू हो रही है आपस में, और आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि एक छठा प्रोग्राम भी हम करेंगे और उस पर भी हम बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सुनने वालों से इजाज़त लेते हैं जी। जाते जाते